हेलो दोस्तों, स्टडी फॉर सिविल्स में आपका स्वागत है। कॉम्प्रिहेंसिव मॉडर्न इंडिया सीरीज़ में ये हमारा 6th लेक्चर है, जिसमें हम आपका 6th चैप्टर को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमारी 5 लेक्चर ऑलरेडी अपडेट हो चुके हैं, जिसकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी हमारे चैनल पर है। तो इस लेक्चर को देखने से पहले आप पहले वाले 5 लेक्चर देखें, ताकि आपको ये लेक्चर बहुत ईजी तरीके से समझ आ जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने लेक्चर को। तो ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये चैप्टर बात करेगा आपका सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के बारे में, जो कि आपके रिफॉर्म मूवमेंट उस टाइम चल रहे थे, जैसे कि आपके राजा राममोहन रॉय स्टार्ट करते हैं या ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ये पहले बात करेगा बैकग्राउंड के बारे में, ठीक है, कि ऐसा क्या बैकग्राउंड था जिसके वजह से रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट हुए थे। कुछ भी स्टार्ट होने से पहले उसका बैकग्राउंड हमें पता होना चाहिए। तो ये बैकग्राउंड इस चैप्टर में हमें एक्सप्लेन होता है। तो बात करते हैं कि फैक्टर क्या थे, कि एक मतलब लोगों में ऐसी जागरूकता क्यों पैदा हुई थी कि हमें रिफॉर्म करनी है अपनी सोसाइटी। ब्रिटिशर्स के आने के बाद ही ऐसा क्यों लगा कि सोसाइटी में कुछ इल्स हैं, जैसे सती है, अनटचेबिलिटी है, कास्ट सिस्टम है, विडो रिमैरेज वाली जैसी चीज़ें हैं। तो ये हमें मतलब क्यों रिफॉर्म करनी चाहिए। ठीक है, तो 19th सेंचुरी में हमने देखा था कि क्या हो गया था कि रेनाइसा वाला फेज स्टार्ट हो चुका था। कहाँ पर ये स्प्रेड हो रहा था? कहाँ से? वेस्टर्न वर्ल्ड से रेनाइसा का कंसेप्ट स्प्रेड हो रहा था। तो जब ये जो आइडियाज़ थे ये हमारी मिडिल क्लास तक पहुँचे, इंडियन मिडिल क्लास तक, तो उनके अंदर एक डिज़ायर पैदा हुई कि जब यूरोप की सोसाइटी मतलब इतनी रिफॉर्म हो सकती है एंड अपनी सारी भी बुराइयां को छोड़ सकती है, तो इंडिया ऐसा क्यों नहीं कर सकता है। तो उन्होंने स्टार्ट किया एक रिफॉर्म मूवमेंट, कि हम जो भी बुराई है इंडिया में उसको रिमूव करेंगे और अपनी सोसाइटी को रिफॉर्म करेंगे। इसीलिए आप देखोगे, जो भी ये रिफॉर्म मूवमेंट आपके हैं, ये कौन स्टार्ट करता है? ये आपके मिडिल क्लास लेकर आती है। इसका एक ही रीज़न था कि यही लोग एनलाइटनमेंट होते हैं किससे? रेनेसां के आइडिया से। और ये लोग ऐसा स्टेप उठाते हैं कि अब हमें अपनी सोसाइटी को रिफॉर्म करना है। ब्रिटिश रूल का क्या इम्पैक्ट हुआ? तो ब्रिटिश रूल का इम्पैक्ट ये था कि आप अगर देखोगे, आपने अगर मेडिवल इंडिया अच्छे से पढ़ी है तो आपने ये देखा होगा कि पहले जितने भी इन्वेडर आए थे हमारे, ठीक है, अगर आप बाबर वाला वो देख लो, ठीक है, बाबर का एम्पायर देख लो, तो जितने भी इन्वेडर इंडिया में आए हैं वो इंडिया में सेटल हो गए और अल्टीमेटली क्या हो गए? यहाँ से इंटीग्रेट हो गए थे। तो लोगों का मतलब उनकी तरफ मतलब कुछ टाइम के बाद ऐसा लगा कि ये हमारे ही लोग हैं। इसीलिए तो ये है ना कि मौर्यन एम्पायर हमारा इतने टाइम तक रूल कर पाया। अगर ब्रिटिशर्स वाली फीलिंग होती, अगर लोगों को ऐसा लगता कि ये भी बाहर से आए हुए लोग हैं और ये हमारे ऊपर रूल कैसे कर रहे हैं, तो लोग रिवोल्ट करते। बट लोगों ने रिवोल्ट नहीं किया मौर्यन एम्पायर के टाइम। क्यों नहीं किया? वो इसलिए था क्योंकि जो भी रूलर्स आए थे वो इंडिया में असिमिलेट हो गए थे, यहाँ के कल्चर से इंटीग्रेट हो गए थे, और वो अपने साथ जो भी कल्चर लेकर आए थे वो इंडिया के कल्चर से मिक्सअप हो गया था। बट अगर हम ब्रिटिशर्स की बात करें, तो ब्रिटिशर्स के टाइम ऐसा नहीं हुआ। ब्रिटिशर जो अपना कल्चर लेकर आए थे, जैसे क्रिश्चियनिटी की अगर हम बात करें, तो वो क्या चाहते थे कि हमें पूरे इंडिया को या पूरे वर्ल्ड को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इन्होंने एक आइसोलेशन वाली पॉलिसी अडॉप्ट की थी, ये इंटीग्रेट नहीं हुए। जबकि इन्होंने क्या कहा कि इंडिया का जो कल्चर है वो इन्फीरियर है। ठीक है, कि हमारे मुकाबले में इंडिया का कल्चर इन्फीरियर है। वो इंडियंस को इन्फीरियर फील करते थे कि ये हमारे मुकाबले में कहीं पर खड़े नहीं हो सकते। तो कुछ टाइम के बाद लोगों को फील हुआ कि हमारे कल्चर में कुछ तो प्रॉब्लम है, इसके वजह से ही लोग हमें इन्फीरियर बोलते हैं, पूरा ब्रिटेन पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड हमें इन्फीरियर समझता है। तो एक मतलब उत्सुकता पैदा हुई लोगों में कि हमें अपनी सोसाइटी को रिफॉर्म करना है, वेस्टर्न कल्चर की तरफ लेकर जाना है, ताकि हमारी भी सोसाइटी मतलब इक्वालिटी के बेस पर रहे, मतलब रैशनैलिटी पर सोचे, ना कि कास्ट लाइंस पर सोचे। अनटचेबिलिटी जैसी चीज़ें हमें अबॉलिश करनी है। इसीलिए जो रिफॉर्म करने का जो मतलब मेन आपका आइडिया होता है वो इंडिया में आता है। ठीक है, सोशल कंडीशंस क्या थी? सोशल कंडीशंस भी ऐसी पैदा हो गई थी जहाँ पर रिफॉर्म आपको करना ही पड़ता। क्यों? क्योंकि जितने भी आपके इल्स थे सोसाइटी में, सती जैसे सिस्टम, कास्ट सिस्टम जो थी, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब लाइक उनका जो रूट्स थे वो बहुत ज़्यादा ही इंडिया के अंदर थे। तो लोगों को लगने लग गया था ना कुछ टाइम के बाद कि नहीं, ये चीज़ें हमें रिमूव करनी है।
मतलब उससे पहले क्या था, आपके जो मुगल एम्पायर में ये चीज़ें तो थी, बट ब्रिटिशर्स के आने के बाद जब वो इंटरफेयर करने लग गए तो लोगों को लगने लगा कि नहीं, ये सिस्टम अच्छा नहीं है। जब वेस्टर्न वर्ल्ड ने ये छोड़ दिया है तो हमें भी छोड़ देना चाहिए। ठीक है, तो ये जो इश्यूज थे अनटचेबिलिटी वाले, सती वाले, ये हाईलाइट होने लग गए, इसलिए लोगों को लगा कि हमें रिफॉर्म करनी है अपनी सोसाइटी। ठीक है, तो रिलीजियस एंड सोशल इसमें बात करें तो हिंदुइज्म किस में था, सुपरस्टिशन पे बेस्ड था, मैजिक पे था, मतलब टोना टोटका हो रहा है, जादू तंत्र हो रहे हैं, लोगों में सुपरस्टिशंस बहुत थे कि जैसे अगर आपने सी क्रॉस कर दी तो आप अपना रिलीजन को ही लूज कर दोगे। ऐसा होता तो नहीं था, बट वो सोचते थे उस टाइम, तो ये चीज़ें रिमूव करनी थी। आइडोलेट्री थी, आइडोलेट्री क्या मतलब, मूर्ति पूजा हो रही है बहुत ज़्यादा, लोग उसमें ही व्यस्त हैं, काम में कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। ठीक है, पॉलीथिज्म थी, पॉलीथिज्म तो अभी भी मतलब हमारे हिंदुइज्म में है ही कि बहुत सारे भगवान हैं, बहुत सारे भगवानों की पूजा होती है। तो वो चाहते थे कि मोनोथिज्म हो, एक भगवान हो। जैसे हम पढ़ेंगे आगे कि जो आपके नारायण गुरु थे, उन्होंने ये स्लोगन भी दिया था, वन गॉड वन रिलीजन वन कास्ट। तो लोग चाहते थे, जो हमारे मिडिल क्लास थे वो चाहते थे कि एक ही भगवान हो और सब उसी एक भगवान की पूजा करें। क्योंकि अगर मतलब डिवीजन है भगवान में भी, तो आपने देखा होगा दलित के लिए अपना अलग भगवान बनाया हुआ है, मुस्लिम से अपना अलग भगवान बनाया हुआ है। तो इससे जो क्या था, लोगों में जो यूनिटी वाली फीलिंग कभी नहीं आ रही थी। तो ये क्या चाहते थे मिडिल क्लास जो थे हमारा, वो चाहते थे कि हमें लोगों को यूनाइट करना है। और ये कब होगा, जब हम लोगों का रिलीजन एक कर दें। तो जब लोगों का रिलीजन एक हो जाएगा तो लोग यूनाइट हो जाएंगे। ठीक है, डिप्रेसिंग पोजीशन ऑफ वुमेन, जैसे हमारी पॉलीगैमी थी, जो आपके मतलब हिंदूज में भी थी वैसे, बट ये मोस्टली आपके मुस्लिम्स में ज़्यादा प्रेवलेंट थी कि एक ही मतलब मेल के बहुत सारी वाइफ्स थी। तो इससे क्या होता था, जो डिग्रेडेशन थी, एक्सप्लॉयटेशन थी वुमेन की, वो बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे हो रही थी। कुलिनिज्म थी बंगाल में। कुलिनिज्म क्या थी, कुलिनिज्म ये था कि एक हायर एज का जो मेल था वो यंगर फीमेल से शादी कर लेता था। तो देखो, अगर ऐसा हो रहा है तो जो मेल होगा वो तो उसकी तो डेथ हो जाएगी कुछ टाइम के बाद, बट जो फीमेल होगी उसकी विडो रिमैरिज तो हो नहीं रही है। तो उस वुमेन की जो लाइफ थी वो तो पूरी खराब हो गई है। ठीक है, सती वाली प्रैक्टिस प्रेवलेंट थी। कास्ट प्रॉब्लम कैसी थी, अनटचेबिलिटी थी, सोशल मोबिलिटी वाज चेक्ड। मतलब आप अगर इस कास्ट में बॉर्न हुए तो आपको यही काम करना है, तो आप हायरार्की में राइज ही नहीं कर सकते हो कभी। ठीक है, सोशल डिविजन्स ग्रू उससे क्या, जैसे कास्ट सिस्टम था तो वैसे ही आपके सोशल डिविजन्स थे कि अगर आप इस कास्ट में बॉर्न हुए तो आपको यही काम करना है। तो ये जो डिवीजन थे ये दिन ब दिन इंक्रीज ही होते जा रहे थे, कम नहीं हो रहे थे। इंडिविजुअल इनिशिएटिव वॉज थॉटेड, इसका मतलब क्या था कि इंडिविजुअल इनिशिएटिव, जैसे राजा राम मोहन रॉय ने अगर सती के लिए काम किया था, वो सबसे पहले थे जिन्होंने ऐसा सोचा कि सती को एबॉलिश कर देना चाहिए। पर जैसे ही उन्होंने ये स्टेप उठाया तो जितने भी ऑर्थोडॉक्स थे वो उनके अगेंस्ट खड़े हो गए। तो इंडिविजुअल इनिशिएटिव की ना तो कोई प्रेज होता था, अगर आपने अच्छा भी काम किया है तो आपको कोई रिकॉग्निशन नहीं मिल रही है अपने काम के लिए। तो ऐसा था कि इंडिविजुअल की तो कोई रिकॉग्निशन ही नहीं है सोसाइटी में, सोसाइटी ही है सब कुछ, रिलीजन ही है सब कुछ। और जो आपको सोसाइटी बोलेगा आपको वो करना है, जो आपको रिलीजन बोल रहा है आपको वही करना है। ठीक है, अपोजिशन टू वेस्टर्न कल्चर, इट वॉज एन अटेम्प्ट टू री इन्वोगरेट ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस। तो जो रिफॉर्म वो लेकर आ रहे थे उसके माध्यम से वो क्या करना चाह रहे थे, जो भी हमारे ट्रेडिशंस हैं पुराने, जो कि कहीं ना कहीं दब गए हैं। जैसे अगर हम वेदास की बात करें, दयानंद सरस्वती ने स्लोगन दिया था बैक टू वेदास। अब इसका मतलब ये तो नहीं था कि वो वेदा के टाइम पे वापस जाना चाहते थे। उनका मतलब ये था कि हमारे जो वैदिक टाइम पर जो भी अच्छे सिस्टम्स थे, जैसे हमारा कौन सा सिस्टम था, वर्ना सिस्टम था। तो कास्ट सिस्टम को हटाकर हम वर्ना सिस्टम लेकर आए। तो हमें जो ट्रेडिशंस हैं उसको रिवाइव करना है, तो ये रिफॉर्म के थ्रू हो जाएगा, इसीलिए रिफॉर्म स्टार्ट होते हैं। Because of systematic attempts to disseminate colonial culture and ideology as dominant culture by the Britishers, such as insulting traditional Indian culture, attempts were made to revitalize traditional institutions and culture. तो जैसे ही ब्रिटिशर्स ने ऐसे ब्रांड कर दिया इंडियन कल्चर को कि आपका कल्चर तो इन्फीरियर है, तो इंडियंस ने ऐसा सोचा कि हम अपने कल्चर को इतना अच्छा कर देंगे कि ना तो ये हमारे कल्चर को इन्फीरियर बोल सकेंगे और हमें वेस्टर्न कल्चर से अच्छा कल्चर लेकर आना है अब हमारे कंट्री में। ठीक है, इसीलिए ये जो रिवाइवल वाला प्रोसेस था या रिफॉर्म वाला प्रोसेस था ये स्टार्ट हो गया। ठीक है,
न्यू अवेयरनेस अमंग इनलाइटेंड इंडियंस। तो जो जैसे हम देखेंगे कि बहुत सारे जो मिडिल क्लास जो बेस था हमारे इंडिया में, वो रेनाइसा के टच में आए उन आइडियाज़ में, तो उन्होंने सोचा हमें रिफॉर्म करना है। उनको लगा कि जैसे हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, बहुत सारे इंटरनेशनल इवेंट्स हुए थे, जैसे आपके पंजाब वॉर हुआ है, अफ़गान वॉर हुआ है। तो उससे क्या हुआ, जब ब्रिटिशर्स वहाँ पर हार गए तो लोगों को क्या लगा कि वेस्टर्न पावर जो है उनको हम डिफीट तो कर सकते हैं, जब ये कर सकते हैं, यहाँ के लोग कर सकते हैं, तो हम भी कर सकते हैं। तो एक ये फीलिंग आई। वन ऑफ द रीज़न ऑफ कॉलोनियलिज्म ऑफ इंडिया इज़ दैट ऑफ इट्स वीकनेस इन द सोशो कल्चरल इंस्टीट्यूशंस। तो सोशो कल्चरली जो हमारे इंस्टीट्यूशन था वो ही मतलब एकदम डिके हो चुके थे, जैसे सती प्रिवेलेंट है। और आपने देखा था कि हमने डिस्कस किया था एक्सपेंशन वाले टाइम में कि एक स्टेट दूसरे स्टेट के साथ लड़ रहा है। तो मतलब सोसाइटी में ही यूनिटी नहीं है, कल्चरली यूनाइटी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका जो हिंदू है वो मुस्लिम से लड़ रहा है, सिख हैं वो हिंदू से लड़ रहे हैं। तो ना सोशली कोई यूनिटी थी, ना कल्चरली कोई यूनिटी थी। इसकी वजह से ही ऐसा हुआ था कि जो ब्रिटिश थे वो अपना जो कंट्रोल था इंडिया में, अपना जो डोमिनेशन था, वो इस्टेब्लिश कर पाए। देन डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिस्टिक फीलिंग्स कैसे हुई थी? ये आपके ब्रिटिशर्स का ही मतलब देन था कि जो उन्होंने स्टार्ट की थी यहाँ पर प्रेस, ठीक है, वुमेन एजुकेशन, ये सब जैसे ही स्प्रेड होने लग गई यहाँ पर, तो एक नेशनलिस्टिक आइडियाज़ फैलने लगे लोगों में। जैसे इंग्लिश एजुकेशन जब स्प्रेड हुई, तो जो नॉर्थ और साउथ के लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने लग गए। पहले क्या था कि नॉर्थ एंड साउथ के लोग कम्युनिकेट नहीं कर सकते थे, दोनों की लैंग्वेज अलग अलग थी। बट जैसे ही इंग्लिश स्प्रेड हुई तो सबको इंग्लिश आती थी, तो वो मतलब शेयर कर सकते थे अपनी फीलिंग। तो लोगों को पता चला कि बस हम ही नहीं हैं जो ब्रिटिशर्स को पसंद नहीं करते हैं, बट पूरे इंडिया में मतलब बहुत लोग हैं, या मतलब ऐसा बोलेंगे सभी ब्रिटिशर्स को पसंद नहीं करते हैं। और तभी वो हिम्मत आई उनके अंदर कि हमें रिवोल्ट करना चाहिए और हम फ्रीडम ले सकते हैं। ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न आइडियाज़ एंड कल्चर। तो जो रेनेसां के आइडिया थे जब वो इंडिया में स्प्रेड हुए, तो इससे क्या हुआ कि एक रिफॉर्मेशन की जो मतलब ड्राइव थी वो स्टार्ट होने लग गई। अब सोशल एंड आइडियोलॉजिकल बेस क्या था हमारा रिफॉर्म का? तो अगर बेस की बात करें तो मिडिल क्लास बेस था, क्योंकि जो हमारा लोअर क्लास बेस था वो तो चाहता ही नहीं था, वो तो ऑर्थोडॉक्स था पहले, उनके पास मतलब इतने एनलाइटनमेंट वाली मतलब आइडियाज़ अभी तक पहुँचे भी नहीं थे। जो मिडिल क्लास थे, जो कॉन्स्टेंट टच में थे आपके वेस्टर्न पावर्स के साथ, जो वहाँ से पढ़ कर आए हैं या वहाँ कुछ टाइम रह कर आए थे, तो उन्होंने देखा कि वेस्टर्न सोसाइटी जो है वो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही इगैलिटेरियन है, बहुत ही इक्वलिटेरियन है। लोगों को राइट्स मिलते हैं, किसी को किसी से नीचा नहीं देखा जाता है। तो हमें भी इंडिया को वैसा ही बनाना है। इसलिए जो मिडिल क्लास जो थे, जो एजुकेटेड थे, उन्होंने ही मतलब कदम उठाया था कि हमें इंडिया की सोसाइटी को रिफॉर्म करना है। ठीक है। और जो मिडिल क्लास अगर हम देखें हमारे इंडिया में, तो कहाँ से हो रहे थे? जैसे ब्रिटेन में कहाँ से पैदा हुए थे मिडिल क्लास? वो हुए थे कि जब, क्योंकि वहाँ पर क्या हो रहा था, सबसे ज़्यादा ट्रेड हो रहा था। बट क्या इंडिया में ट्रेड हो रहा था? हाँ, इंडिया में भी ट्रेड हो रहा था, बट वो तो ब्रिटेन कर रहा था ना। तो उसमें ब्रिटिश पर्सनल मतलब अपने इन्वॉल्व थे। अगर हम इंडिया की बात करें तो जो मिडिल क्लास था वो कहाँ पर एम्प्लॉयड था हमारा? वो था हमारा जैसे प्रोफेशन में, किसमें? लॉयर्स वाले में। ठीक है। लॉ में था, मेडिसिन में था, जर्नलिज्म में था, प्रेस वगैरह आपने देखा था कि प्रेस बहुत ही मतलब बहुत इंटेंसिटी थी प्रेस की उस टाइम। ठीक है। तो यहाँ से हमारा मिडिल क्लास निकल के आता है इंडिया का। तो ये डिफरेंस है हमारा इंडियन मिडिल क्लास में और यूरोपियन मिडिल क्लास में। इंटेलेक्चुअल क्राइटेरिया देखें हम रिफॉर्म का, तो क्या था कि ये क्या चाहते थे, किस बेस पर रिफॉर्म होना चाहिए? रैशनलिज्म होनी चाहिए, कि आप रैशनल तरीके से कुछ चीज़ों के मतलब कंक्लूजन पर आओ। ठीक है। कि अगर आपने कोई भी डिसीजन लिया है तो रैशनैलिटी होनी चाहिए। आप कास्ट बेस पे या रिलीजन बेस पर कोई भी कंक्लूजन पे नहीं आओ। आप सही तरीके से सोचो, रैशनल तरीके से, कि अगर हम ये स्टेप ले रहे हैं, अगर हम सती अबॉलिश कर रहे हैं, तो इसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे और इसके आफ्टर इम्पैक्ट क्या होंगे और ये हमें क्यों करना चाहिए। तो रैशनलिज्म पे सोचना है हमें, ना कि रिलीजन या कल्चर बेस्ड पर। ठीक है। रिलीजियस यूनिवर्सलिज्म, वही आपका मोनोथिज्म होनी चाहिए। ह्यूमनिज्म है कि ह्यूमैनिटी को हमें प्रायोरिटी देनी है, ना कि कल्चर को देनी है या सोसाइटी को देनी है या रिलीजन को देनी है। इंडिविजुअल इनिशिएटिव बाहर निकल के आना चाहिए, क्योंकि जब तक वो निकल कर नहीं आएगा तब तक हम गुलाम बनकर ही रहेंगे। ठीक है। द
इंटेलेक्चुअल्स यूज द क्राइटेरिया ऑफ लॉजिक, रीजन एंड साइंस टू इवेल्युएट द ट्रूथ। तो हम सच तक कैसे पहुंचेंगे? हमें अपना लॉजिक लगाना है, रीजंस देने हैं उसके, और मतलब साइंटिफिक बेस पे हम किसी भी चीज़ को क्वांटिफाई करेंगे, ना कि हम मतलब रिलीजन बेस पे करेंगे। और ये क्या चाहते थे? ये चाहते थे कि एक तो हमें मतलब पूरा रिवाइवल भी नहीं चाहिए पास्ट का, क्योंकि पास्ट में कुछ ना कुछ बुराई तो थी, उसके लिए तो रिफॉर्म चाह रहे हैं हम। और टोटल ब्रेक भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप एकदम ही बोलोगे कि पूरा ब्रेक ही करना है हमें, कि नहीं मतलब एकदम कोई भगवान ही एग्जिस्ट नहीं करता है, तो लोग तो आपको कभी नहीं मानेंगे ना। रिलीजन हमारा बेस था उस टाइम। तो पॉलीथिज्म को हटाकर हम उन्होंने क्या किया, मोनोथिज्म को लेकर आना है। ठीक है, एकदम टोटल ब्रेक भी नहीं है, बट हमें रिफॉर्म भी करनी है सोसाइटी। ठीक है, तो इस लाइंस पर हमारा जो रिफॉर्म मूवमेंट था वो चल रहा था। टू इम्पॉर्टेंट कंसर्न्स क्या थे इनके, कि एक ऑल्टरनेटिव कल्चरल आइडियोलॉजिकल सिस्टम लेकर आना है हमें, और रीजनरेट करना है ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस को। कैसे ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस? जैसे आपका वर्ना सिस्टम था, इसको हमें रीजनरेट करना है, कास्ट सिस्टम को हटाना है। ठीक है, कल्चरल आइडियोलॉजिकल सिस्टम पे हमें अपने ट्रूथ को बेस करना है, उसके बिहाफ में, उसके बेसिस पे हमें मतलब रैशनैलिटी पर लेकर आना है, इंडिविजुअल इनिशिएटिव होनी चाहिए। इसका मैनिफेस्टेशन कहाँ पर होता है? मैनिफेस्टेशन होता है आपका ट्रेडिशनल नॉलेज में। कैसे? क्योंकि जो भी ये अपने आइडिया को प्रोपगेट कर रहे थे, कि इनको अपने आइडियाज़ पहुँचाने थे, जैसे मोनोथिज्म का, तो सोचो अगर ये अपने आइडियाज़ को अगर इंग्लिश में फैलाते या इंग्लिश में प्रोपगेट करते, तो क्या बहुत सारे लोग इससे इन्फ्लुएंस होते? नहीं होते ना, क्योंकि इससे मिडिल क्लास तो ऑलरेडी मतलब इन्फ्लुएंस हो चुका था वेस्टर्न आइडिया से। अब इनको किन्हें चेंज करना था? इन्हें इन्हें चेंज करना था जो आपके लोअर क्लास के लोग थे। लोअर क्लास के लोग आपको लगता है स्कूल में जाते होंगे? नहीं जाते होंगे ना, इतने पैसे नहीं है। आपने देखा था कि पीजेंट जो थे वो तो पहले ही पॉवर्टी के साइकिल में बंधे हुए थे, तो जब वो अपना टैक्स पे नहीं कर पा रहे तो स्कूल कहाँ से जाएंगे? तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्टार्ट किया अपना, कि हम जो मतलब लोकल लैंग्वेज है हम उसमें अपने आइडियाज़ को प्रोपगेट करेंगे। इससे बेनिफिट क्या होगा, कि ज़्यादा लोगों तक हमारा मैसेज पहुंचेगा और ज़्यादा लोग उससे इन्फ्लुएंस होंगे, और हम सोसाइटी को रिफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, ये इनका मीडियम था कि हमें मतलब लोकल लैंग्वेज में प्रोपगेट करना है अपना आइडिया। अब ये रिफॉर्म मूवमेंट थे, ये भी मतलब ऐसा नहीं था कि मतलब एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, ये भी दो डायरेक्शन में डिवाइड हो गए। कौन कौन से डायरेक्शन थे? एक तो चाहता था रिफॉर्म हो जाए, ठीक है, सोसाइटी का। एक चाहता था रिवाइवल, कि पुराने जो तौर तरीके हैं उसको रिवाइव करते हैं हम। ये डिफरेंस था रिफॉर्म मूवमेंट में। एक क्या रिफॉर्म करना है, जैसे कौन थे? जैसे हमारे राजा राम मोहन रॉय थे। वो वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे सोसाइटी का रिफॉर्म किया जाए। बट अगर रिवाइवल की बात करें तो इसमें कौन थे? इसके हमारे थे दयानंद सरस्वती, जैसे बैक टू वेदास, रिवाइव करना है हमें वापस वर्ना सिस्टम को। देवबंद स्कूल था। देवबंद स्कूल क्या था, कि जो भी मतलब हमारे इस्लाम में जो वेस्टर्न आइडियाज़ आ गए हैं उसको निकालना है हमें। ठीक है, तो ये भी चाहते थे कि सोसाइटी के रिवाइवल की जाए। ठीक है, अब अगर हम इसके डिफरेंस की बात करें तो क्या डिफरेंस था? रिफॉर्म की बात करें तो इट वॉज विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल स्टेट। कैसे? सती अबॉलिश करनी है हमें, तो क्या हम ऐसे ही अबॉलिश कर सकते थे? वो नहीं कर सकते थे ना, इन्होंने ब्रिटिशर्स की हेल्प ली, तभी तो सती अबॉलिशन एक्ट आया था। अगर ब्रिटिशर्स हेल्प ही नहीं करते तो अबॉलिश ही नहीं कर पाते, तो इन्होंने ब्रिटिश की हेल्प ली। देन इट वॉज इन्फ्लुएंस बाय वेस्टर्न एनलाइटनमेंट। जैसे उन्होंने देखा कि वेस्टर्न वर्ल्ड में सती जैसी प्रथा नहीं होती है, तो इंडिया में भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो लॉजिकली भी सही नहीं है। तो ये यहाँ से इन्फ्लुएंस हुए थे। फिर ये क्रिटिकल नहीं थे कॉलोनियल स्टेट के। क्यों? क्योंकि इनको ऐसा लगता था, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में बात किया था, कि जो मिडल बेस था वो मतलब वो सोचते थे कि जो ब्रिटेन पावर है वो इंडिया के हित के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर वो इंडिया के हित के लिए काम कर रहे हैं तो इनको निकालने, ये क्यों चाहेंगे कि ब्रिटेन को यहाँ से निकाल दिया जाए? इसलिए वो क्रिटिकल नहीं थे, वो सपोर्ट ही कर रहे थे कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स को, क्योंकि वो चाहते थे सोसाइटी का रिफॉर्म हो जाए। ठीक है, एंड दे वर दी मॉडरेट्स। ठीक है, जैसे मॉडरेट्स में हमारे कौन आते हैं? दादा भाई नौरोजी आते हैं। ठीक है,
ये इसीलिए पहले तो ब्रिटिशर को सपोर्ट करते हैं, बट कुछ टाइम के बाद जब इनको लगता है कि कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा है, हम कितना भी सपोर्ट कर लें, तो ये भी इनके अगेंस्ट हो जाते हैं। बट इन द अर्ली फेज ये ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि ब्रिटिशर्स इंडिया के लिए कुछ अच्छा ही लेकर आया है, कुछ अच्छा ही करके जाएंगे। ठीक है, ये रिफॉर्म मूवमेंट हमने डिस्कस किया। रिवाइवल कैसे थे? रिवाइवल ऐसे थे, दे वर अगेंस्ट सोशल रिफॉर्म, कि ये चाहते थे कि स्टेटस को बना रहे। ठीक है, सोसाइटी जैसी थी मिडिवल टाइम में वैसे ही रहे, हमें चेंज नहीं करनी है। अगर सती है तो सती रहनी चाहिए, क्योंकि ये मतलब बहुत सालों से चली आ रही है, ये इनको अबॉलिश नहीं करना चाहते थे। दे इट वॉज अगेंस्ट द कॉलोनियल स्टेट। ठीक है, कि कॉलोनियल स्टेट उस टाइम पर हमने देखा था कि किस तरीके से काम कर रहे थे, वो सोसाइटी के रिफॉर्मेशन के लिए काम कर रहे थे। तभी तो विडो रीमैरिज एक्ट आया है, सती अबॉलिशन एक्ट आया है। ठीक है, इसीलिए ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे हमेशा से। ठीक है, दे वेर एंशियंट इंडियन रिलीजन रिवाइवल, इंडियन स्पिरिचुअलिटी सुपीरियर। तो ये रिवाइव करना चाह रहे थे, जैसे आपका वर्ना सिस्टम हमने देख लिया दयानंद सरस्वती का, ये रिवाइव करना चाह रहे थे कि हमें वही सिस्टम वापस इंडिया में रीइंस्टेट करना है। ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस टू इंडिया बाय डिक्लेरेशन, ये एक सेल्फ कॉन्फिडेंस दे रहे थे इंडियंस को कि हमारा जो कल्चर है, जैसे ब्रिटेन ने बोल दिया कि इंडिया का जो सिस्टम है, कल्चर है, वो इन्फीरियर है वेस्टर्न पावर से। बट ये बोल रहे थे कि इंडिया का जो कल्चर है वो पहले से ही बहुत रिच हेरिटेज है। ठीक है, ये डिक्लेयर कर रहे थे। इससे क्या होता है कि लोगों के अंदर जो मतलब एक फीलिंग थी ना कि हमारा मतलब ब्रिटिशर्स ने इतना बोला था कि लोगों को सच में लगने लग गया था कि हमारा कल्चर उनसे इन्फीरियर है। तो ये एक बूस्ट देना चाहते थे लोगों को, आत्मविश्वास जगाना चाहते थे कि आपका कल्चर इन्फीरियर नहीं है। ठीक है, इसकी वजह से डिक्लेरेशन देते थे और लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा कर रहे थे वापस। इसमें कौन थे? हमारे एक्सट्रीमिस्ट थे। अब इसमें अगर मैं एक एग्जांपल आपको दूँ, एग्जांपल है आपके तिलक का। ठीक है, तिलक क्या लेकर आए थे? तिलक लेकर आए थे गणपति एंड शिवाजी फेस्टिवल। तो आप देख रहे हो कैसे ये रिवाइवल कर रहे हैं, जो फेस्टिवल्स चल रहे थे हमारे एंशियंट टाइम्स में, ये इनको रिवाइव किया जा रहा है वापस। ठीक है, कि पुराने जो सिस्टम है, पुराने जो तौर तरीके हैं, ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन हैं, वो इंडिया में वापस इस्टेब्लिश किए जाने चाहिए। ये रिफॉर्म नहीं करना चाह रहे थे। ठीक है, अब डायरेक्शन क्या था सोशल रिफॉर्म मूवमेंट का? तो डायरेक्शन देखिए तो हमने अभी तक डिस्कस कर ही लिया है कि ह्यूमनिस्टिक आइडल्स पे चल रहा था, रैशनैलिटी पे चल रहा था, इक्वालिटी पे चल रहा था। Religious reform was needed because nearly all the social ills like untouchability and gender-based equality derived their legitimacy from religion। तो ये क्यों चाहते थे कि रिलीजन को ही रिफॉर्म किया जाए? और भी किसी चीज़ को रिफॉर्म कर सकते थे ना। इसका एकमात्र रीज़न ये था क्योंकि जो भी चीज़ें थी उस टाइम जो प्रिवेलेंट थी, उनका कहीं ना कहीं कनेक्शन था आपके रिलीजन के साथ। तो जब तक रिलीजन को चेंज नहीं किया जाएगा या रिफॉर्म नहीं किया जाएगा, तब तक सोसाइटी में रिफॉर्म नहीं हो सकता है। इसीलिए इन्होंने क्या चूज़ किया? रिलीजन को, कि हम पहले रिलीजन को रिफॉर्म करेंगे। अगर रिलीजन रिफॉर्म हो गया तो सोसाइटी अपने आप रिफॉर्म हो जाएगी। जो रिफॉर्म मूवमेंट का अर्ली बेस की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही नैरो था। नैरो क्यों था? क्योंकि जो इंटेलेक्चुअल क्लास थी इंडिया में वो बहुत ही छोटी थी। कैसे? क्योंकि बहुत ही कम मिडिल क्लास थी ऐसी जो एजुकेटेड थी, उनको इंग्लिश एजुकेशन पता थी और जो वेस्टर्न पावर के साथ कांटेक्ट में थी। तो जो वेस्टर्न पावर के कांटेक्ट में थी, रेनेसा के आइडिया जिन तक पहुँचे थे, बस वही रिफॉर्म हो पाए थे। इसीलिए कुछ ही लोग रिफॉर्मेंट के लिए काम कर रहे थे। बाकी मतलब लाइक अगर हम मासेस की बात करें तो मासेस ऑर्थोडॉक्स ही थी। बट इनिशियली जैसे जैसे रिफॉर्म मूवमेंट चलते जाता है तो ये जो बेस है ये स्ट्रॉन्ग होती जाती है, ये जो बेस है ये फैलती जाती है एंड लोअर क्लास के पास भी मतलब एनलाइटनमेंट के आइडियाज़ जाते हैं और वो भी रिफॉर्मेशन के लिए काम करने लग जाते हैं। ठीक है, वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस हमने देख लिया कि लोकल लैंग्वेजेस में मतलब ये मैसेजेस प्रोपेगेट किए गए थे। किसके माध्यम से किए गए? तो आपके प्रेस के माध्यम से, थिएटर के माध्यम से, नोवेल, पोएट्री। इससे ये लोगों को बताना चाहते थे कि मतलब जो सोसाइटी में इल्स है वो हमें रिमूव करना है ताकि इक्वालिटी को हम इस्टेब्लिश कर सकें हमारी सोसाइटी में। हर एक लोगों को, इंडिविजुअल को एक राइट्स मिलनी चाहिए। ठीक है, किसी को भी मतलब इन्फीरियर नहीं समझा जाना चाहिए।
इनका जो मतलब अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा इन्होंने किसके लिए काम किया, सबसे ज़्यादा इन्होंने काम किया कि वुमेन को अपलिफ्ट करना है। क्यों? क्योंकि वुमेन की डिटोरिएशन या डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा था उस टाइम। कैसे? पॉलीगैमी थी, विडो रिमैरिज नहीं हो सकती थी, कुलिनिज्म प्रिवेलेंट था राजस्थान एंड बंगाल में। तो वुमेन को सबसे पहले रिफॉर्म करना है और अनटचेबिलिटी हटाना है, क्योंकि ये सबसे मतलब अगर हम देखें तो बहुत हाई लेवल में मतलब ये इल्स फैले हुए थे सोसाइटी में, और सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन इनका ही हो रहा था। अगर हम बात करें अब कुछ सेक्टर्स की, तो मतलब कुछ सेक्टर्स में मतलब बहुत सारे हमारे जो लीडर्स हैं उन्होंने कुछ काम किए हैं। तो ये आपके वैसे एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके मेंस की आंसर राइटिंग में भी बहुत यूज़फुल रहेंगे ये, क्योंकि ये नाम अगर आप लिखो तो थोड़ा अच्छा इम्पैक्ट होता है, ठीक है, एग्जामिनर पे। तो विडो रिमैरिज पे के बारे में बात करें तो आपका केडी मुलजी है, करसोनदास मुलजी, इन्होंने क्या स्टार्ट की थी? इन्होंने स्टार्ट की है आपके सत्यार्थ प्रकाश फॉर विडो रिमैरिज, ठीक है। आईसी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने स्टार्ट किया था हिंदू विडोज रिमैरिज एक्ट। हमने देखा था कि इनके ही एफर्ट से ये एक्ट पास हो सका था, एंड इन्होंने बहुत सारे विडो रिमैरिज करवाए थे, एंड वुमेन एजुकेशन के लिए भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। विष्णु शास्त्री पंडित ने स्टार्ट किया था विडो रिमैरिज एसोसिएशन। डीके कार्वे ने क्या किया था? इन्होंने ओपन किया था एक विडो होम, कहाँ पे? पुणे में किया था। डीके कार्वे और भी मतलब वुमेन अपलिफ्टमेंट के लिए और भी बहुत अच्छे कामों के लिए जाने जाते हैं। चाइल्ड मैरिज की बात करें तो एज ऑफ कंसेंट एक्ट पास हुआ था 1891 में। इसमें क्या हुआ था कि मतलब कोई भी लड़की की शादी 12 साल से पहले नहीं हो सकती है, ये इस एक्ट में मतलब ऐसा ले डाउन किया गया था। और ये एक्ट किन के एफर्ट से आया था? ये आए थे आपके BM मालाबारी की वजह से, ठीक है। फिर आपका शारदा एक्ट आया 1930 में, जिसने जो गर्ल्स की एज थी वो थोड़ी सी ऊपर बढ़ा दी थी, जैसे पहले 12 थी तो अब 14 हो गई है, एंड लड़कों की एज कहाँ फिक्स की थी? 18 साल पर। फिर हमारा आया है चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेन अमेंडमेंट एक्ट 1978। तो ये आपके अब इंडिपेंडेंस इंडिया में हुए हैं, जिसमें गर्ल्स की एज कितनी कर दी गई? 18, एंड बॉयज़ की कर दी गई 21, जो कि अभी तक यहीं पर स्थिर है। बट अभी बात हो रही है कि लड़कियों की जो एज है वो भी 21 कर दी जाएगी, क्योंकि ये तो मतलब राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट हो गया ना, लड़कों की आपने 21 कर रखी है, लड़कियों की 18। तो अभी बात चल रही है, इसके लिए एक कमीशन भी बैठाया गया है हमारा, जिनका कमीशन की बात करें तो जया जेटली कमीशन बैठाया गया है, जो कि इसके मतलब इस इशू पे देख रही हैं कि लड़कियों की जो एज है वो भी 21 कर दी जाए, ठीक है। अब वापस चलते हैं हमारी हिस्ट्री पर। तो फीमेल जुवेनाइल सोसाइटी 1819 में बनी थी। ये किसने बनाई थी? क्रिश्चियन मिशनरीज में। तो क्रिश्चियन मिशनरीज ने बहुत अच्छा भी काम किया था वुमेन एजुकेशन के लिए। वुमेन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो लेडीज़ सोशल कॉन्फ्रेंस, जो कि भारत महिला परिषद बोलते हैं उनको, मतलब ये इसका हिंदी नेम है भारत महिला परिषद, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लेडी सोशल कॉन्फ्रेंस। ये बनी थी नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस के अंदर इन 1904 इन बॉम्बे, ठीक है। नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस के लीडर कौन थे? तो इसके लीडर थे आपके MG रानाडे एंड रघुनाथ राव, ठीक है। ये आप याद रखोगे क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। फिर भारत स्त्री महामंडलम 1910 इन इलाहाबाद में बनी थी। किसके एफर्ट से? सरला देवी चौधरानी के एफर्ट से भारत स्त्री महामंडलम बनी थी। रामाबाई रानाडे स्टैब्लिश्ड ब्रांच ऑफ आर्य महिला समाज इन बॉम्बे, ठीक है। 1925 नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन बाय मेहरबाई टाटा, नेशनल ब्रांच ऑफ इंटरनेशनल काउंसिल फॉर वुमेन। तो ये जो नेशनल काउंसिल बना है ये इंटरनेशनल काउंसिल फॉर वुमेन का एक ब्रांच था, जो कि इंडिया में स्टैब्लिश किया गया था। किन के एफर्ट से? मेहरबाई टाटा के एफर्ट से। फिर एक हुआ था ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस, जो कि 1927 विद द एफर्ट ऑफ मार्गरेट कजन। ये एक फर्स्ट कॉन्फ्रेंस था जो कि मतलब इक्वालिटेरियन सोसाइटी के लिए बात कर रहा था, वुमेन के इक्वल राइट्स के बारे में बात कर रहा था। इसका जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस था कहाँ हुआ था? फर्गसन कॉलेज एट पुणे। तो अगर एक चीज़ है कि बहुत लोग ऐसा सोच मतलब कन्फ्यूजन होती है कि हम इसको कैसे याद करें, आर्य महिला समाज और लेडी सोशल कॉन्फ्रेंस की इनकी ओरिजिनेटर को कैसे याद करें। तो अगर आपको भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम आपको ट्रिक्स बताएंगे कि ये कैसे लर्न किया जा सकता है बहुत ईजी तरीके से, जिसको आप कभी नहीं भूलोगे। एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में हमारा बैथुन स्कूल इस्टेब्लिश किया गया था 1849 में। किसने किया था? JED बैथ्यू ने किया है। वुमेन मेडिकल सर्विस
ट्रेंड नर्सेस एंड मिडवाइफ्स, ठीक है। इंडियन वुमेन सोसाइटी यूनिवर्सिटी, जैसे हमने कहा था डी के कार्वी ने बहुत काम किया, तो वुमेन एजुकेशन पे भी बहुत काम किया है इन्होंने। लेडी हार्डिंग कॉलेज स्टैब्लिश हुआ था 1916 में, कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में, और ये अभी भी दिल्ली में ही है। अब अगर हम कास्ट सिस्टम की बात करें तो हमने सारी फील्ड में देख लिया कि वुमेन एजुकेशन पे क्या काम हुए हैं, ठीक है, फीमेल के लिए क्या काम हुए थे। तो अगर हम कास्ट सिस्टम की बात करें तो कास्ट सिस्टम में हमारा सबसे पहले जो एफर्ट था वो था ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन। ये किसने स्टार्ट किया था? ये आपका डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने स्टार्ट किया था, ठीक है। कब हुआ था? 1942 में। फिर वी हैव ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन, 1913 में स्टार्ट हुआ था। ये किसके लिए था? ये ट्रेनिंग देने के लिए, फॉर इक्वालिटी टू दलित्स के लिए। अब ये किसने स्टार्ट किया था? अब देखो यहाँ पर एक कन्फ्यूजन है, यहाँ पे शेड्यूल्ड कास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ये एसोसिएशन शेड्यूल्ड कास्ट के लिए है और ये डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए है। तो डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए है, ये आपका B.R. अम्बेडकर जी ने स्टार्ट नहीं किया था। ये किसने किया है? ये किया है आपका MC राजा जी ने, ठीक है। ये इनके एफर्ट से स्टैब्लिश हुआ था। फिर वी हैव बहिष्कृत हितकर्णी सभा, ठीक है, फॉर हाईलाइटिंग द डिफिकल्टीज एंड ग्रीवियंसेस ऑफ दलित। तो ये आपका किसने किया था? ये भी आपका B.R. अम्बेडकर जी ने किया है। फिर एक और इनका जो कंट्रीब्यूशन था वो था आपका महर्ष सत्याग्रह। ये कहाँ हुआ था? ये आपका महाराष्ट्र में हुआ था 1927 में। तो ये किसके अगेंस्ट था? कि जो अनटचेबल्स थे उस टाइम, उनको मतलब जो टैंक था महड में, वहाँ उनसे पानी नहीं पीने दिया जाता था। तो B.R. अम्बेडकर जी ने क्या किया कि ये यहाँ पर गए और इन्होंने उस टैंक से पानी निकाल कर पी लिया, ठीक है। तो यही था महर्ष सत्याग्रह की इक्वालिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट देखें तो E.V. रामास्वामी नायकर ने स्टार्ट किया था सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। ये किस चीज़ के लिए था? कि अनटचेबल्स को भी मतलब टेम्पल्स में असेस होना चाहिए, वो भी टेम्पल्स में जा सके, क्योंकि उस टाइम क्या था कि जो टेम्पल्स थे उसमें लोअर कास्ट के लोग नहीं जा सकते थे। तो इन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट की, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, कि लोअर कास्ट भी टेम्पल में जा सकते हैं। ये कहाँ था? ये आपके तमिलनाडु वाले रीजन में था। फिर आपके श्री नारायण गुरु थे, तो जैसे हमने डिस्कस किया था, उन्होंने क्या बोला था? स्लोगन दिया था, वन रिलीजन वन कास्ट वन गॉड, ठीक है। एक रिलीजन होना चाहिए, एक ही कास्ट होनी चाहिए और एक ही भगवान होना चाहिए। फिर इनके डिसाइपल जो आए, साधारण अय्यप्पन, इन्होंने क्या स्लोगन दिया? इन्होंने दिया नो रिलीजन नो कास्ट नो गॉड, ठीक है। ये एकदम मतलब बहुत ही एक्सट्रीम थे। तो आप कैसे याद करोगे कि मतलब इन्होंने क्या स्लोगन दिया और इन्होंने क्या स्लोगन दिया? ये आप एक तरीके से लर्न कर सकते हो कि जैसे हमने अभी तक पढ़ा है कि पुराने टाइम में क्या था? रिलीजन का इम्पोर्टेंस था, ठीक है। तो हमारे जो नारायण गुरु जी थे वो पहले टाइम के मतलब वो थे, लीडर थे। ऑब्वियस सी बात है ना, साधारण अय्यप्पन से तो पहले के टाइम के होंगे, इनके गुरु थे वो। तो इन्होंने एक रिलीजन की बात की, ठीक है। अब जैसे टाइम बीतते गया तो इनके जो डिसाइपल थे साधारण अय्यप्पन, ये क्या साइंटिफिक बेस पे बात करने लग गए। तो टाइम जैसे जैसे जाता है, साइंटिफिक इवोल्यूशन होते रहता है, वैसे वैसे हमारा साइंटिफिक बेसिस पे लोग बात करते हैं, तो रिलीजन का रोल ख़त्म हो जाता है। इसीलिए इन्होंने क्या बोला? नो रिलीजन, रिलीजन होना ही नहीं चाहिए, कोई भगवान नहीं है, क्योंकि भगवान का एग्जिस्टेंस अभी पता ही नहीं है। तो आप इस तरीके से लर्न कर सकते हो कि ये इन्होंने स्लोगन दिया है और ये साधारण अय्यप्पन जी ने दिया है, क्योंकि ये आपके नारायण गुरु जी के डिसाइपल थे। तो इस तरीके से आप इजीली लर्न कर सकते हो इसको। फिर प्रिंसली स्टेट्स जैसे ट्रवानकोर, देवा एंड इंदौर ने जो टेम्पल्स थे वो अनटचेबल्स के लिए खोल दिए थे कि अब अनटचेबल्स भी टेम्पल में जा सकते हैं। कांग्रेस गवर्नमेंट ने क्या था? अगर उनकी इनिशिएटिव देखें तो उन्होंने फ्री एजुकेशन लेकर आए थे अनटचेबल्स के लिए कुछ प्रोविंसेस में आफ्टर 1937 में जो इलेक्शंस होते हैं प्रोविंशियल इलेक्शंस, तो जहाँ जहाँ कांग्रेस की रूल आता है वहाँ वो अनटचेबल्स के लिए फ्री एजुकेशन ले आते हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें या हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखें, और अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।